वैसे जब न्याय सिद्धांत की बात आती है तो प्लेटो का न्याय परीक्षा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। अरस्तु का न्याय उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अरस्तु का न्याय भी परीक्षा में आता है। इसलिए अरस्तु के न्याय पर भी हम चर्चा करेंगे। अरस्तु कहते हैं कि न्याय सदाचार का पर्याय है, लेकिन एक पूर्ण न्यायी एवं सदाचारी व्यक्ति का मिलना संभव नहीं है। यानी न्याय सदाचार का पर्याय है, लेकिन एक पूर्ण सदाचारी और न्यायी व्यक्ति का मिलना संभव नहीं है। इसलिए पूर्ण न्याय संभव नहीं है। इसलिए अरस्तु अपने न्याय को विशेष न्याय कहते हैं। यानी यहाँ पर अरस्तु मानते हैं कि न्याय सदाचार का पर्याय है, लेकिन एक पूर्ण सदाचारी और न्यायी व्यक्ति का मिलना संभव नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण है वो इस जगत का विषय ही नहीं है। इसलिए पूर्ण न्याय संभव नहीं है। अतः अरस्तु अपने न्याय को विशेष न्याय कहते हैं। इसलिए अरस्तु अपने न्याय को विशेष न्याय कहते हैं। अरस्तु ने कहा कि प्रत्येक का यानी प्रत्येक को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। अरस्तु मानते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता है उसको उसी हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। यही कारण है अरस्तु विशेष न्याय को दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं। एक वितरणात्मक न्याय, जिसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसी वितरणात्मक न्याय को आनुपातिक न्याय भी कहा जाता है, प्रोपोर्शनल जस्टिस। प्रत्येक को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। यानी अरस्तु क्या मानते हैं? प्रत्येक को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। प्रत्येक को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। वैसे आप वितरण को देखें, वितरणात्मक न्याय को देखें, तो वितरण के तीन आधार हैं। एक वितरण का आधार समानता है, एक वितरण का आधार योग्यता है, एक वितरण का आधार आवश्यकता है। यानी समानता का मतलब है कि सबको बराबर दे दिया जाए जो भी देना है। योग्यता का मतलब है जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसा न्याय मिलना चाहिए। अनुपात के आधार पर न्याय मिलना चाहिए, ये आनुपातिक न्याय है। अरस्तु योग्यता के आधार पर न्याय का समर्थन करते हैं। और एक है आवश्यकता के अनुसार, जिसको जैसा नीड्स है उसको वैसा जस्टिस मिले। ये जो आवश्यकता के अनुसार न्याय हो रहा है, यही सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है।
जैसे आरक्षण मिला है उनको जिनको आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्य भी वितरण न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में जो वितरण न्याय है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ना तो समानता के आधार पर है, ना तो योग्यता के आधार पर है, बल्कि आवश्यकता के आधार पर है। लेकिन अरस्तु वितरण न्याय को योग्यता के आधार पर बांटते हैं। इसीलिए माना जाता है कि अरस्तु प्राचीन काल के पहले विचारक हैं जिन्होंने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया। 20वीं शताब्दी में इसी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन रॉल्स ने किया और आज वितरण न्याय लोक कल्याणकारी राज्य का आधार है। ये बात दूसरी है कि हर समय वितरण न्याय का आधार अलग था। जैसे आज वितरण न्याय का आधार आवश्यकता है, लेकिन अरस्तु उसे योग्यता मानते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अरस्तु कहते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता है उसको, जिसकी जैसी योग्यता है उसे उसी अनुपात में न्याय मिलना चाहिए। यानी जिसकी जैसी योग्यता है उसको उसी अनुपात में न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए इसका नाम आनुपातिक न्याय है। अभी मैंने कहा कि अरस्तु ने विशेष न्याय को 2 भागों में बांटा। एक वितरणात्मक न्याय है और दूसरा सुधारात्मक न्याय है। एक वितरणात्मक न्याय है, दूसरा सुधारात्मक न्याय है। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय को, यानी अरस्तु का जो वितरणात्मक न्याय है, इसका संबंध 2 के बीच माना, राज्य और व्यक्ति। अब एक सवाल बन गया कि अरस्तु का वितरणात्मक न्याय किसके बीच संबंधों को स्थापित करता है? तो 2 के बीच स्थापित करता है, राज्य और व्यक्ति के बीच। अब राज्य और व्यक्ति के बीच करता है, इसका मतलब क्या है? व्यक्ति अपनी क्षमता या व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा करता है और उसे धन देता है। राज्य की सेवा करने का मतलब है जैसे आप सरकारी नौकरी करके सेवा करते हैं। धन देने का मतलब टैक्स देना। व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा करता है और उसे धन देता है। राज्य उसी अनुपात में व्यक्ति को पद, सम्मान और पुरस्कार देता है, वितरित करता है, उसी अनुपात में देता है। इसलिए वितरणात्मक न्याय भी है और आनुपातिक न्याय भी है। यानी एक तरीके से अगर हम इसी को देखें पहले तो हम कहेंगे व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा करता है और उसे धन देता है। उसी अनुपात में राज्य व्यक्ति को पद, सम्मान और पुरस्कार देता है। व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा करता है और उसे धन देता है। उसी अनुपात में राज्य व्यक्ति को पद, सम्मान और पुरस्कार देता है। यही वितरणात्मक न्याय है। अभी मैंने कहा कि अरस्तु ने वितरण का आधार योग्यता बताया है। अब दूसरी चीज आती है, यानी पहला वितरणात्मक न्याय है और दूसरा सुधारात्मक न्याय है। यानी ये वितरणात्मक न्याय है, ये सुधारात्मक न्याय है। नंबर 1 वितरणात्मक न्याय, नंबर 2 सुधारात्मक न्याय। जहां वितरणात्मक न्याय का संबंध राज्य और व्यक्ति के बीच है, वही सुधारात्मक न्याय का संबंध व्यक्ति और व्यक्ति के बीच है। यहां पर अरस्तु कहते हैं कि अगर समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति
के साथ किए गए संविदा या समझौते को तोड़ता है या उसके मान सम्मान पर आक्रमण करता है तो राज्य उसे दंड देता है। ऐसा करके समाज में सुधार करता है। ऐसा करके समाज में सुधार करता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किए गए समझौता को तोड़ता है या उसके मान सम्मान पर आक्रमण करता है तो राज्य उसे दंड देता है। ऐसा करके समाज में सुधार करता है। तो बहुत सरल है। अरस्तु ने कहा एक पूर्ण एवं सदाचारी व्यक्ति का मिलना संभव नहीं है, इसलिए पूर्ण न्याय संभव नहीं है। सच्चे अर्थ में तो न्याय सदाचार का पर्याय है, लेकिन एक पूर्ण एवं सदाचारी व्यक्ति कहाँ मिलेगा, इसलिए पूर्ण न्याय संभव नहीं है। इसलिए अरस्तु अपने न्याय को विशेष न्याय कहते हैं। वो कहते हैं प्रत्येक को उसका उचित भाग मिल जाना ही न्याय है। अरस्तु यहाँ न्याय का आधार योग्यता बताते हैं। वो कहते हैं जिसकी जैसी योग्यता होनी चाहिए उसी अनुपात में उसको न्याय मिलना चाहिए। इसलिए अरस्तु वितरणात्मक न्याय को आनुपातिक न्याय कहते हैं। यानी वो जो विशेष न्याय है वो दो हिस्सों में बंट गया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिफॉर्मिस्ट जस्टिस। पहले का संबंध राज्य और व्यक्ति के बीच है, दूसरे का संबंध व्यक्ति और व्यक्ति के बीच है। पहले में व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार राज्य की सेवा करेगा, उसे धन देगा, बदले में राज्य उसे पद, सम्मान और पुरस्कार देगा। दूसरे में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किए गए समझौते को तोड़ता है या उसके मान सम्मान पर कोई आक्रमण करता है तो राज्य उसे दंड देता है। ऐसा करके समाज में सुधार करता है। अब सवाल पैदा होता है, प्लेटो और अरस्तु के न्याय में अंतर। पहला अंतर क्या है? आप जानते हैं कि प्लेटो ने स्वकर्तव्य पालन पर बल दिया है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, जबकि अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, जबकि अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है। और दूसरा अंतर क्या है? प्लेटो का न्याय पूर्णतया नैतिक है, जबकि अरस्तु का न्याय कानूनी होते हुए नैतिक है। जबकि अरस्तु का न्याय कानूनी होते हुए नैतिक है। क्यों कानूनी होते हुए नैतिक कहा गया है? क्योंकि प्राचीन काल का दृष्टिकोण ही आदर्शवादी और नैतिकतावादी था। लेकिन चूंकि अरस्तु यथार्थवादी हैं, वे कानून के अनुसार, कानून में विश्वास करते हैं, कानून के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, इसलिए अंत में नैतिक है, नैतिकता का महत्व है। लेकिन उस चीज़ को वे कानूनी तौर पर व्यक्त करने के पक्षधर हैं कि कानूनी तौर पर उसे व्यक्त किया जाए। इस तरह से अरस्तु का न्याय हमने पढ़ा दिया था। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि अरस्तु में दिमाग से फिसल गया, उतर आया नहीं तो नहीं पढ़ा पाए। लेकिन बाद में हमने चिंतन किया कि क्या छूटा है या क्या और करना चाहिए, तो उसको हमने आपको पढ़ा दिया। अब देखिए, पढ़ने का एक तरीका है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो जैसे हमने प्लेटो पढ़ा दिया, अरस्तु पढ़ा दिया पूरी तरह से, प्राचीन काल के दो चिंतक हैं। वैसे तो अरस्तु के बाद का चिंतन और मध्ययुगीन चिंतन के बारे में भी हमने चर्चा किया। अब आपको चाहिए कि साल्ट पेपर ले लें, किसी का ले लीजिए, घटनाचक्र, युद्ध, जो भी आप चाहें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वही तो लिखे जाएंगे, उसमें उसकी अपनी योग्यता थोड़े है पत्रिका की। अब आप प्लेटो और अरस्तु से क्वेश्चन देखिए कैसे आए हैं, उसको हल करने का प्रयास करिए। अगर आप हल कर ले रहे हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा और आपको लगेगा कि हमारी दिशा और दशा सही जा रही है और आगे रुचि बढ़ेगी। तो जो पढ़ाते जाएं, एक बार में आपके पास तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इतने कम पैसे में कि आप 10 बार वीडियो को पढ़ सकते हैं, आप 10 बार लेक्चर सुन सकते हैं, लेक्चर ही सुनते सुनते सब याद हो जाएगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठें, लेक्चर सुनने बैठें, तो कॉपी भी लेकर बैठें, आप नोट भी करें। आप व्यवस्थित और क्रमबद्ध नोट्स मंगवाना चाहते हैं जो आप लाइन में पढ़ा के हम लिखवा देते हैं। आप चाहें तो दुकान वाले फ़ोटो स्टेट करा के उसको भेजते हैं।
आप उसको भी मंगवा सकते हैं, 1500 रुपये और सही। और जो टीजीटी के ऊपर की परीक्षा दे रहे हैं, प्रवक्ता वगैरह दे रहे हैं, वो किताब भी पढ़ें। और हमने आपसे कहा कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों का इतिहास पीडी शर्मा, राजनीतिक सिद्धांत ओपी गाबा, भारतीय राजनीतिक चिंतन में पुखराज जैन ले लें। संविधान में आप चाहें तो बृज किशोर शर्मा की किताब ले लें या लक्ष्मीकांत की ले लें, और हमारा नोट्स तो ISPCS में भी फंस जाता है। तुलनात्मक राजनीति में CB गेना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में BL फड़िया, और पब्लिकेट में भी चाहें तो BL फड़िया ले लें। लेकिन जो LT TGT दे रहे हैं वो चाहे किताब ना लें, अगर वो किताब पढ़ना भी चाहते हैं तो वह इंटरमीडिएट का नागरिक शास्त्र पढ़ लें यूपी बोर्ड का, और BA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पुखराज जैन की किताब आती है, तीनों, संविधान की भी आती है, थिंकर की भी आती है, थ्योरी की भी आती है, उसको लेकर पढ़ लें, काम हो जाएगा। वैसे जितना पढ़ा देते हैं उसके बाहर आने की संभावना कम होती है। अब हम मैकियावेली पर शुरुआत करने जा रहे हैं। जब हम मैकियावेली पर शुरुआत करेंगे 1469 से 1527, अब ईस्वी में आप आ गए, और 1527 का मतलब 16वीं शताब्दी, जबकि 1469 का मतलब है कि 15वीं शताब्दी। और हमने कहा था कि मध्यकाल 6वीं से लेकर 15वीं तक में है, तो इसका मतलब है कि मैकियावेली जब पैदा हुआ तो मध्यकाल था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो आधुनिक काल आ गया। यानी एक ऐसे संधि स्थल पर खड़ा है जिसका पिछला पैर मध्यकाल में और अगला पैर आधुनिक काल में है। इसीलिए मैकियावेली बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैकियावेली के विचारों में दोनों युग के संकेत हैं। जैसे जो बच्चे इसमें ऐसे समय में इनके युग में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर दोनों प्रभाव है, लेकिन वह बच्चे जो पैदा हुए तो उनकी माँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग कर रही है, तो ई-बॉय है, उनकी स्थिति कुछ अलग है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, पहले हम इस पर कुछ फैक्ट लेते हैं कि मैकियावेली जब पैदा हुआ तो यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। कल हमने पुनर्जागरण आंदोलन पर पूरी चर्चा किया था। पुनर्जागरण आंदोलन ने ही स्वतंत्रता और समानता को जन्म दिया, क्योंकि प्राचीन काल और मध्यकाल में राज्य का महत्व था, व्यक्ति का नहीं, और राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधी राजनीति है। अब राज्य को महत्व मिलेगा कि व्यक्ति को महत्व मिलेगा, इसी बात को लेकर लड़ाई है। तो प्राचीन काल और मध्यकाल में राज्य को महत्व मिला, व्यक्ति को महत्व नहीं मिला। लेकिन पुनर्जागरण आंदोलन इसी व्यक्ति की महत्ता को स्थापित करने के लिए हुआ कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। पुनर्जागरण आंदोलन ने राष्ट्र राज्य की स्थापना में भी मदद किया, क्योंकि जो मध्यकाल था वहाँ पर सामंती युग था, और सामंती युग का मतलब है कि जो राज्य थे, जो राष्ट्र थे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और आपस में लड़ते थे। जैसे भारत में ही अगर आप देखें तो पहले देशी रियासतें थीं, प्रांत थे। भारत ही कई हिस्सों में बटा हुआ था, एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे। अगर झांसी की रानी के यहाँ से यानी गहना उठाते थे अंग्रेज तो ग्वालियर में लाकर छिपाते थे, एक राजा ही दूसरे राजा का शत्रु था। वैसे सामंती युग में, मध्यकाल में भी राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे, और छोटे छोटे हिस्सों में बटे होने के कारण, यानी छोटे छोटे हिस्सों में बटे होने के कारण वह आपस में लड़ते भी थे, सबके अलग अलग शासक थे। जबकि राष्ट्र राज्य का मतलब है कि सबका एकीकरण हो जाए, पूरा देश एक हो जाए। जैसे भारत 1950 में संघ बना, पुनर्जागरण ने उसमें भी मदद किया, व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति ने मदद किया, और राष्ट्र राज्य के उदय के साथ ही आधुनिक काल का उदय हुआ है। तो मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर हुआ था। अब इटली भी 5 भागों में बटा हुआ था, फ्लोरेंस अलग था, उसके बाद ऐसे 4 टुकड़े और थे, सबके अलग अलग शासक थे, सबकी अलग अलग व्यवस्था थी, सब आपस में लड़ते भी थे। तो जो मैकियावेली है वो फ्लोरेंस गणराज्य में उस समय पैदा हुआ जब इटली 5 भागों में बटा हुआ था।
और पुनर्जागरण आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि उसने राज्य में एकीकरण किया। इसी का मूल कारण यह है कि मैकियावेली को आधुनिक काल में बड़ा इंपॉर्टेंस मिला। ऐसा माना जाता है, अगर आप फैक्ट के रूप में देखें तो मैकियावेली, पहले कुछ फैक्ट देख लेंगे तब उसके बाद हम उस पर चलेंगे। मैकियावेली को इटली का अरस्तु कहा जाता है। यानी मैकियावेली को इटली का अरस्तु कहा जाता है। मैकियावेली अरस्तु की भांति आगमन पद्धत, तुलनात्मक पद्धत और वैज्ञानिक पद्धत अपनाया। मैकियावेली आधुनिक काल का पहला विचारक था जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पूर्णतया पृथक कर दिया और राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक बना। ये तीन बातें, मैकियावेली को इटली का अरस्तु कहा जाता है, मैकियावेली ने अरस्तु की तरह ही सारी पद्धत अपनाई, मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है। चूंकि मैकियावेली के समय, जब मैकियावेली पैदा हुआ तो उसी समय पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था और उस पुनर्जागरण आंदोलन का मैकियावेली पर प्रभाव पड़ा। जो महान लोग होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो अपने समय के वातावरण से प्रभावित होते हैं, पुनर्जागरण से प्रभावित हुआ। इसीलिए डनिंग ने मैकियावेली को पुनर्जागरण काल का शिशु भी कहा, दूसरे शब्दों में भी कहा है वह फ्लोरेंसवासी प्रतिभा संपन्न मैकियावेली अपने काल का शिशु था, जो कि पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव पड़ा। और इसी पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन जो कल पढ़ाई, और व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति ने राष्ट्र राज्य के उदय में मदद किया। तो 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य का भी उदय हुआ और आधुनिक काल का भी उदय हुआ। इसीलिए और मैकियावेली ने उसे आगे बढ़ाया। इसलिए मैकियावेली को राष्ट्र राज्य का जनक कहा जाता है। ऐसा नहीं है किसी ने पैदा किया। अब आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है भारत को पैदा किया, बल्कि उसमें मॉडर्निटी लाया। तो मैकियावेली राष्ट्र राज्य का जनक है। और मैकियावेली ने राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मैकियावेली ने किया। राष्ट्र राज्य का जनक कौन है? मैकियावेली है। मैकियावेली राष्ट्र राज्य का जनक है। मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किया और ऐसा माना जाता है कि मैकियावेली यथार्थवादी, व्यवहारवादी, यानी यथार्थवादी, व्यवहारवादी, धर्मनिरपेक्ष, राजनीति विज्ञान का जनक है। मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है। मैकियावेली राष्ट्र राज्य का जनक है। मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया
मैकियावेली यथार्थवादी, व्यवहारवादी, धर्मनिरपेक्ष राजनीति विज्ञान का जनक है। इसीलिए मैकियावेली पहला विचारक है जो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पूर्णतया अलग किया। इसीलिए कैटलिन ने मैकियावेली को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा। यानी कैटलिन ने मैकियावेली को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा। विलियम टी बलूम ने मैकियावेली को व्यवहारवाद का अग्रदूत कहा। यहां से ज्यादा संभावना जो परीक्षा में होती है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, राष्ट्र राज्य का जनक, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग ये मैकियावेली ने किया। इटली का अरस्तू है। अब हम मैकियावेली पे चलते हैं। ये तो कुछ फैक्ट थे जिसको हमने इसलिए इंडिकेट कर दिया कि फैक्ट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। LT TGT के तो सिलेबस में भी नहीं है मैकियावेली, लेकिन हम संपूर्ण का अध्ययन कराते हैं क्योंकि आप मैकियावेली की तरह अपने कंपटीशन के शिशु हैं अगर नॉन कंप्यूटर है तो। और हम जो पढ़ाएंगे डिटेल पढ़ाएंगे, उसमें हर परीक्षा के लिए 3 किताबें काम आएंगी। इन किताबों को किसी एक परीक्षा से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। यही कारण है कि लोग नौकरी पाते हैं। अगर आप उसको TGT LT करके संकीर्ण कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि मैकियावेली कैसे आगे बढ़ा। ये तो मैकियावेली से संबंधित फैक्ट था। दुर्भाग्य यही था कि मैकियावेली के इटली से पुनर्जागरण आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से इटली में ही राष्ट्र राज्य की स्थापना नहीं हो पाई थी। मैकियावेली राष्ट्रवादी था, अपने राष्ट्र से प्यार करता था। उसको इसी बात की चिंता खाई जा रही थी कि इटली 5 भागों में बटा हुआ है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर इसी प्रकार से लड़ते रहे तो हमारा राज्य कमज़ोर हो जाएगा, और जब हमारा राज्य कमज़ोर हो जाएगा तो बाहरी शक्तियां हम पर आक्रमण कर देंगी, और जब बाहरी शक्तियां हम पर आक्रमण करेंगी तो हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसे चिंता खाई जा रही थी कि इटली में किस प्रकार से हम राष्ट्र राज्य की स्थापना करें ताकि हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। सोचिए कितनी चिंता थी, राष्ट्र प्रेमी था। अब हम मैकियावेली पर एक धारा में आते हैं। 1343 में मर्सिलियो ऑफ पेदुआ, जो कि मध्यकाल का अंतिम चिंतक था, जिसकी चर्चा कल मैंने किया था। यानी 1343 में मर्सिलियो ऑफ पेदुआ, जो कि मध्यकाल का अंतिम चिंतक था, की मृत्यु होने और 1469 में मैकियावेली के जन्म लेने के बीच यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन चला, रेनेसां। कल के लेक्चर में हमने पुनर्जागरण को स्पष्ट किया है। पुनर्जागरण आंदोलन चला, जिसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के कई देशों जैसे इंग्लैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यानी यूरोप के कई देशों में राष्ट्र राज्य की स्थापना हो गई। यहां कुछ लोग अगर कम समझ रहे होंगे कि राष्ट्र राज्य की स्थापना हो गई इसका मतलब क्या है, तो राष्ट्र राज्य की स्थापना हो गई इसका मतलब है कि जो राज्य थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, क्योंकि सामंती व्यवस्था थी और यहाँ सब अपना अलग अलग शासन भी करते थे। ये सब आपस में लड़ते भी थे, जैसे भारत की देसी रियासत थी। और पुनर्जागरण आंदोलन का परिणाम है कि इनका एकीकरण हो गया और एक राजा सत्ता में आ गया और अब पूरे का मालिक हो गया।
जहाँ व्यापार लोकल हुआ करता था सामंती व्यवस्था में, वहीं अब व्यापार राष्ट्रीय हो गया। इनका क्षेत्र भी निश्चित हो गया। अब यहाँ के लोग यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के लोग यहाँ जा सकते हैं। यही राष्ट्र राज्य है। राष्ट्र का मतलब प्रेम, राज्य का मतलब राज्य। अब इनमें आपस में प्रेम हो गया, ये एकजुट हो गए। आगे जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो राष्ट्र राज्य में अंतर भी बताएंगे, लेकिन व्यवहार में भारत एक राष्ट्र भी है, भारत एक राज्य भी है, भारत एक राष्ट्र राज्य भी है। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे, आपस में जो लड़ रहे थे, पुनर्जागरण आंदोलन का प्रभाव इतना ज़बरदस्त पड़ा कि इनमें एकजुटता आ गई और एक सत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई और ये राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। इसी के साथ 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल का भी उदय हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य कभी कभी होता है, कभी कभी दुर्भाग्य होता है। राष्ट्र राज्य की स्थापना हो गई, लेकिन मैकियावेली का जो इटली है, यानी मैकियावेली के इटली जो है, वह अब भी 5 भागों में बटा है। वही एक तरीके से रोमन थे, फ्लोरेंस था, इसी तरह से 5 भाग, मिलान था, इसी तरह से 5 भागों में बटा है और वह अब भी लड़ रहे हैं। और मैकियावेली ये चाहता है कि हमारे यहाँ भी राष्ट्र राज्य स्थापित हो जाए, और जब हमारे यहाँ भी राष्ट्र राज्य स्थापित हो जाएगा तो हमारा राज्य जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। जब हमारा राज्य सुरक्षित हो जाएगा तो हमारे साथ बाहरी शक्तियाँ अटैक नहीं कर पाएंगी। जैसे आप 5 भाई हैं, एकजुट रहते हैं, तो मामा के यहाँ से न्योता एक ही आता है, लेकिन 5 भाई जब अलग अलग हो गए तो 5 कार्ड आएगा। अब जब इटली 5 भागों में बटा हुआ है और अन्य राष्ट्रों के साथ ये संबंध रखना चाहता है, तो 5 लोग अलग अलग संबंध रखेंगे। अब फ्लोरेंस एक गणराज्य था। अब फ्लोरेंस गणराज्य की तरफ से मैकियावेली को विभिन्न यूरोप के विभिन्न देशों में राजदूत बनने का अवसर मिला। यानी मैकियावेली जो कि इटली के फ्लोरेंस में पैदा हुआ था, मैकियावेली को इटली के फ्लोरेंस गणराज्य की तरफ से यूरोप के विभिन्न देशों में राजदूत बनने का अवसर मिला। अब मैकियावेली के दिमाग में तो केवल अपनी इटली ही चल रही थी कि भाई यूरोप के तमाम देशों में राष्ट्र राज्य स्थापित हो गया है, लेकिन हमारी इटली में क्या हो रहा है? अब भी इटली कई हिस्सों में बटा हुआ है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, इटली कमज़ोर हो रहा है। अगर इसी तरह से कमज़ोर होता रहा तो एक दिन इटली नष्ट हो जाएगा। इसीलिए माना जाता है कि मैकियावेली ने भी अरस्तु की तरह ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया, और जो ऐतिहासिक पद्धति है वो यथार्थवादी होता है। अब मैकियावेली जो कि कई देशों में गया, जब मैकियावेली कई देशों में गया तो वहां पर जाकर देखा कि कहीं कहीं निरंकुश राजतंत्र है और कहीं कहीं पर गणतंत्र है। जब वो राजदूत बनकर के विभिन्न देशों में गया तो उसने देखा कि कहीं कहीं पर निरंकुश राजतंत्र है और कहीं कहीं पर गणतंत्र है। तो वो चूंकि इगरनेस था, उसमें वो इस बात को जानने का प्रयास किया कि यहाँ निरंकुश राजतंत्र क्यों है और यहाँ गणतंत्र क्यों है। नेचर समझने का प्रयास किया मानव का। इसीलिए मैकियावेली तो ऐसे 3 किताबें लिखता है, एक डिस्कोर्सेस ऑन लिबी, दूसरा प्रिंस, तीसरा दी आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला। तो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन लिबी में शासन प्रणाली का वर्गीकरण किया। इसीलिए कहा जाता है जहां प्राचीन काल में शासन प्रणाली का प्रथम व्यवस्थित वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु ने किया, वहीं आधुनिक काल में शासन प्रणाली का व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्गीकरण मैकियावेली ने किया। और ये जो शासन का वर्गीकरण किया उसमें मानव के स्वभाव या चरित्र को ध्यान में रखा और इस आधार पर उसे 2 भागों में बांटा। पहली चीज उन्होंने कहा, जिस देश के मनुष्य चरित्रवान, ईमानदार व कर्तव्य परायण है,
वहां गणतंत्र सफल होगा। जिस देश के मनुष्य चरित्रवान, ईमानदार व कर्तव्यपरायण है, वहां गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब जो वहां भी राजा है, लेकिन राजा जनता की सहमति से काम कर रहा है। और दूसरी चीज, जिस देश के लोग बेईमान, भ्रष्ट व चरित्रहीन हैं, वहां निरंकुश राजतंत्र सफल होगा। अब इसके आधार पर मैकियावेली ही मानव स्वभाव का विश्लेषण करेगा और यहां से वो एक निष्कर्ष निकालेगा कि हमारे इटली के भी लोग ऐसे हैं। इसलिए इसी निष्कर्ष के साथ उसके दिमाग में आइडिया आई कि इटली में अगर राष्ट्र राज्य को सफल करना है तो निरंकुश राजतंत्र अपरिहार्य होगा, गणतंत्र सफल नहीं हो सकता। यद्यपि मैकियावेली गणतंत्र में भी विश्वास करता है, लेकिन यहां पर निरंकुश राजतंत्र को उसने प्राथमिकता दिया। अब इसके बाद मानव स्वभाव क्या है, राज्य पर विचार क्या है और आधुनिक काल में शासन प्रणाली का वर्गीकरण पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम यहीं पर विराम देंगे और कल के लेक्चर में उसे करेंगे। और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको लिखकर हम छोड़ दे रहे हैं 2-4। यद्यप अभी मैंने लिखा था, पुनः मैं लिख रहा हूँ ताकि आपके पास सदैव के लिए रहे। नंबर 1, मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है, जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैकियावेली राष्ट्र राज्य का जनक माना जाता है। तीसरा, मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। मैकियावेली धर्मनिरपेक्ष राजनीति विज्ञान का जनक है। डनिंग ने मैकियावेली को पुनर्जागरण काल का शिशु कहा। कैटलिन मैकियावेली आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है। विलियम टी जोन्स मैकियावेली आधुनिक युग का निचोड़ है। विलियम टी बलूम मैकियावेली व्यवहारवाद का अग्रदूत है। 9वां, मैकियावेली की पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन लिवी द प्रिंस आर्ट ऑफ वार है। मैकियावेली गणतंत्र व निरंकुश राजतंत्र दोनों को मानता है, लेकिन बल निरंकुश राजतंत्र पर देता है। अब चूंकि इसको हम लिख करके छोड़ दे रहे हैं,
तो जब आप ऐप खोलेंगे तो ये चीज़ आपको दिखाई पड़ जाएगी। कल हम पढ़ाएंगे मैकियावली का मानव स्वभाव पर क्या विचार है, ख़त्म हो जाएगा कल। राज्य पर क्या विचार है, और उसके बाद हाफ्स लाख रूसो आ जाएगा जो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और आप पढ़िए, जिनको जीआईसी वगैरह देना है वो किताब भी पढ़ें जो अभी मैंने बता दिया, इसको भी पढ़ें। साल्ड पेपर अपने पास रखिए, उसको देखते रहिए। परीक्षा 9-10 महीना बादे होगी, साल भर के बादे होगी, लेकिन अगर दिसंबर में भी होगी तो हम कोर्स ख़त्म कर देंगे।